नमस्कार दोस्तों, मीडिया संदेश से मैं कमल चौरसिया। मीरा भाईंदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ बीजेपी की तरफ से, जहां पे नरेंद्र मेहता, मीरा भाईंदर की मेयर डिंपल, विनोद मेहता, ध्रुव किशोर पाटिल, हसमुख गहलोत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे। उन्होंने मेट्रो पे चर्चा की, अंदर में जो फेरी वाले हैं उस पे चर्चा की, ना फेरी वाले क्षेत्र को कैसे सही किया जाए। आपको पता होगा कि पूरे इंडिया में वो वीडियो वायरल हुआ था कि ब्रिज तो बना था लेकिन आगे चल करके कुछ ऐसा डिज़ाइन बन गया था ना बॉटल के हिसाब से। तो वो बॉटल आप समझिए कि चौड़ा है और लास्ट में पतला अगर हो जाएगा तो ट्रैफिक जाम होना तो संभव ही है। उसके अलावा जो भी मीरा रोड में जो काम हो रहे हैं, मीरा भाईंदर के जो एमएलए हैं नरेंद्र मेहता जी ने, उन्होंने बोला है कि भाई अभी हम आए हैं, अभी बैठने दो, थोड़ा सर्वे करने दो, तब हम उस पर काम करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये पब्लिक स्टंट है या फिर ये सच में काम करेंगे, या अभी बजट निकल रहा है तो कहीं बात ये हो रही है कि हम लाइव टेलीकास्ट नहीं होने देंगे। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हैं, तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मेहता से, एमएलए नरेंद्र मेहता से ये सवाल करना चाहिए तो हम जरूर करेंगे। आप हमें कमेंट कीजिए कि क्या क्वेश्चन करना चाहिए। हम तो क्वेश्चन करते ही, अगर आप सजेस्ट करेंगे तो हमारा भी मनोबल और बढ़ेगा। तो धन्यवाद। मीरा भाईंदर के एमएलए नरेंद्र मेहता ने बताया कि 3 अप्रैल से मेट्रो का शुभारंभ होने जा रहा है। तो आइए देखते हैं, सुनते हैं नरेंद्र मेहता जी को। चलिए, आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आप सब जानते हैं कि मीरा भाईंदर में मेट्रो ये सभी नागरिक का अभिमान है, स्वाभिमान है, और ये कब शुरू होगा इस विषय पे अनेक बार चर्चा हुई। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज बनाए, कुछ ने मीम्स बनाए, लेकिन आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ शहर की जनता को देरी हुई उसके लिए क्षमा याचना। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी 3 तारीख को मीरा भाईंदर मेट्रो का लोकार्पण करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उप मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रीगण भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, और वो उद्घाटन होगा। तो पहले फेज में काशी गांव से दहिसर तक की शुरू हो रही है, और जो काशी गांव से भाईंदर वेस्ट तक का जो है वो दिसंबर एंड तक मेट्रो की शुरुआत होगी। तो इस प्रकार का नियोजन हुआ है कि 3 तारीख से प्रत्यक्ष रूप से अब मेट्रो शुरू है। और ये खुशी की बात है कि मीरा भाईंदर में मेट्रो आ रही है, क्योंकि मेट्रो हमारे यातायात के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन साथ में हमारे शहर का दर्जा बढ़ाएगी। हमारे प्रति नागरिकों का, दूसरे शहरों का नागरिकों का देखने का नजरिया बदलेगा कि हम उस शहर में रहते हैं जो विकसित शहर है, प्रगतिशील शहर है। तो ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। तो मुझे विश्वास है कि जनता थोड़ी देरी के लिए क्षमा करेगी और इस नए मेट्रो के स्वागत में सभी खड़े रहेंगे। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर सभा में लाइव रिकॉर्ड करना ये उचित है या अनुचित है? आइए हम सुनते हैं एमएलए नरेंद्र मेहता जी इस पे अपना क्या बयान दे रहे हैं। साथ ही साथ मीरा भाईंदर के अंदर बार बार पत्रकार के माध्यम से ये आता है कि हमें लाइव रिकॉर्डिंग नहीं करा दिया था। तो आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर अभी तक हमें एक भी नगर पालिका नहीं मिली जो लाइव रिकॉर्डिंग करती है। हमारे पहले भी सत्ता रही, कांग्रेस की रही, राष्ट्रवादी की रही, एग्जाम्पल, या कमिश्नर का एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज था, तो क्या कमिश्नर साहब भी जब बैठक होते तो क्या पत्रकार लाइव करते थे? क्या? तो कभी नहीं करते थे। उदाहरण दे रहा हूँ। और न ही किसी महापालिका। तीसरी बात, करना होगा तो उसके अपने एक नियम होंगे अपने से। आज तो क्या हो गया, वो ऑफिशियल पत्रकार है नहीं है, कोई भी जाके शूट करता है तो करता है, कभी आड़ा कैमरा पकड़ता है, कभी तेरा, कभी विशेष चीजों को शूट करता है, बाकी चीजों को नहीं करता है। साथ में बैकग्राउंड में गाली गलौज की बातें आती है। उस सदन के अंदर महिला सदस्य, आप जब बात करते हो लाइव के अंदर, तो पीछे जो भी आप आपस में गॉसिपिंग करते हो वो सब कैमरा में रिकॉर्ड होकर पब्लिक तक जाता है, जो उचित नहीं है। वो संसद है मीरा भाईंदर का, उसका अपनी एक गरिमा है, और महापौर उसके कस्टोडियल है। और महापौर ने पारदर्शिता के लिए वहाँ पे विविंग गैलरी रखी है कि जिस किसी भी शहर के नागरिक को आना है वहाँ बैठ के पूरी सभा देख सकता है, सुन सकता है, स्पीकर के साथ में पत्रकार गैलरी भी है। और ये आज से है ना, पिछले 20 साल से वही गैलरी है। वहाँ पत्रकार आते हैं, पूरा संभाषण उनको सुनने मिलता है, पूरा आंखों देखा देखने मिलता है कांच की विविंग गैलरी से। ये सभी होता है और अपनी न्यूज आप बनाए ना, लेकिन आप खाली किसी की सुपारी लेके, सब नहीं कहूँगा, कुछ लोग लेके आते और कुछ अपने हिसाब से काम करके निकलते, उचित नहीं है। तो मैं उन सभी पत्रकारों को यही कहूँगा, हमने
विभिन्न गैलरी रखी है, आपको चाहिए तो प्रेस नोट भी दे देंगे। और जो आप देखते हो उसका आकलन करके आप लिखिए किसने आपको रोका है, ये चीजें तो आप पत्रकार बंधु उसको अन्यथा ना लें। और आज की पत्रकार परिषद इस बात का गवाह है कि पत्रकार परिषद का महत्व है। हम भी अपनी बात पत्रकार के माध्यम से शहर की जनता तक पहुंचाते हैं, इसलिए आज पत्रकार परिषद भी लिए। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा वो अपनी बातें करते अलग तरीके से रखते, जो कि मुझे लगता है सही नहीं। दूसरा, इसे भी करना होगा तो इसका भी कोई नियम है ना, वो सभागृह है, अल्टीमेटली सभागृह को निर्णय लेना होगा कि करना है कि नहीं करना है, तो सभागृह का बहुमत भी लगेगा इसके बाद। तो इसलिए आप सबसे विनती है इस बात को अन्यथा ना लें, और आपके सामने विभिन्न गैलरी है, वहाँ से उसे करिए। और जब लीगलिटी तपास रहे कभी लाइव शुरू करना होगा तो महापालिका अपनी व्यवस्था खड़ी करेगी, और चाहे नेशनल लेवल नहीं तो कम से कम स्टेट लेवल के चैनल पे शुरू करेगी कि स्टेट लेवल पे न्यूज जाए। हम कोई लोकल तो कोई अपना चैनल है नहीं इन दैट वे महापालिका के जिससे हम एडिट करें, तो ये आप उसको अन्यथा ना लें। 3 दिन के सत्र में मीरा भाईंदर का बजट कैसे पास हुआ और एजुकेशन को लेकर के मीरा भाईंदर के एमएलए नरेंद्र मेहता जी बता रहे हैं, आइए हम सुनते हैं। दूसरा विषय बजट का, बजट जो अभी हुआ, ये बजट सबसे पहले हमारे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी के कमिश्नर साहब ने अपना माइंड अप्लाई किया, बजट स्टैंडिंग चेयरमैन को दिया, और उसके अंदर सभी पार्टी के नेता रहते, और 3 दिन ये बजट लगातार चला। एक एक पेज पे चर्चा हुई, एक एक विषय पे चर्चा हुई, और मैं स्टैंडिंग चेयरमैन का धन्यवाद करता हूँ, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन एक मत से बजट मंजूर हुआ, मतलब सभी पार्टियों की इसमें सहमति, उस तरह बजट हुआ। उसके बाद सभागृह में गया तो उसकी कुछ और, मतलब वहाँ जो थे स्टैंडिंग में वही वहाँ पे भाषण कर रहे, नहीं मुझे बोलने नहीं दिया, मुझे ठहरे, तुम यहाँ पे एक मत करके वहाँ पे तुम विरोध कैसे करोगे? ये खाली लोगों को गुमराह करने का प्रयास है। बहुत ही सुंदर बजट बनाने का हमने प्रयास किया, पिछले 3-4 साल से नगर पालिका नहीं थी, ये बार हमने सारा बैलेंसिंग बजट बनाया ताकि सभी विषय को न्याय मिले। विशेष तौर पे शिक्षा क्षेत्र है, आरोग्य है, पर ट्रैफिक है, पार्किंग है, चौड़े रास्ते करने की बात हो, फेरी वालों की बात हो, इन सभी विषय को महत्व से हमने ध्यान दिया है। शिक्षा क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने मिलेगा, डिजिटल क्लासरूम हो, स्मार्ट क्लास हो, इस प्रकार के हम काम करने वाले कुछ स्कूलों को एकत्रित करेंगे जहाँ कम बच्चे विद्यार्थी, वहाँ 2 स्कूलों को एक कर सकते हैं, जहाँ अगर दूर है तो हम बच्चों को बस सर्विस देंगे, लेकिन किसी भी बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए स्कूल के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। पूरी स्कूल नहीं तो साथ में इस शहर के अंदर 4000 से ज़्यादा स्पेशल बच्चे, जिसे हम विकलांग कह सकते हैं, मंदीमंद कह सकते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए एक भी स्कूल नहीं। तो हम पहली स्कूल इस मीरा भाईंदर में इसी साल उसके निर्माण कार्य का शुरुआत करेंगे। इस शहर के अंदर CBSE स्कूल जो कई समय से चला था, इंग्लिश स्कूल, तो अधिकतर हमने देखा है कि किसी भी वास्तु को महापालिका ने भाड़े पे दिए, मतलब किसी को अपॉइंट किया कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसने हमेशा उसको अपनी ओनरशिप समझ के काम किया। इसलिए उसके अंदर बहुत बड़ा पॉलिसी बदलाव लाएंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, हमारे इतने बच्चे, तुम्हारे इतने बच्चे, हमारे बच्चे इतने फी पड़ेंगे, आपके बच्चे का क्या फीस लेना आप नक्की करिए, लेकिन मीरा भाईंदर में जो महापालिका की तरफ से बच्चे आएंगे उन्हें हम फ्री एजुकेशन ही देंगे CBSE स्कूल में। इस दिशा में भी इसी साल हम काम करने वाले। अलग अलग बहुत सारे विषय हैं कि आपको आने वाले समय में दिखेंगे कि एक साल में हमने बहुत सारे बदलाव के प्रयास किए जो जनहित में। नमस्कार, मीडिया संदेश से मैं कमल चौरसिया। मीरा भाईंदर में जो बॉटल नेक जैसा ब्रिज बना था, जो इंडिया में भी काफी फेमस हो चुका था, आइए नरेंद्र मेहता जी ने उस पर क्या अपना बयान दिया, सुनते हैं। उसके अंदर कुछ उनका करेक्ट जो था कि एकदम उन्होंने सीधा बॉटल नेक जैसा बना दिया था, जिसके अंदर एक्सीडेंट होने के चांसेस थे, ये मैं भी मानता हूँ। इसलिए उसको थोड़ा ऊपर से, मैं ये नहीं कह रहा ब्रिज तोड़ रहे, उसको रीडिजाइन कर रहे हैं, जैसे ही पूरा होगा ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। नहीं सर, लेकिन इससे पहले मैंने आपसे इंटरव्यू किया था, तब आपने कहा था कि जब CM साहब आएंगे तो ब्रिज का भी उद्घाटन होगा और मेट्रो का भी उद्घाटन होगा। हाँ, लेकिन तो मैंने अभी कहा कि ब्रिज का काम 100% पूरा नहीं हुआ अभी तक, जब तक जैसे बिल्डिंग का उसी होता है, वैसे जब तक MMRD या कंप्लीटेशन रिपोर्ट CM ऑफिस में जाएगा तब तक किसी चीज़ का नहीं करते। आपने भी देखा उसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं,
तो बदलाव होने के बाद उसका भी उद्घाटन होगा। सर बदलाव तो ऊपर ही कर रहे हैं, नीचे सब कुछ कर रहे हैं, तो वैसे तो नीचे क्या चालू, ब्रिज ऊपर ही चालू होगा ना? नहीं सर, जो गैप है सर, आगे गैप वैसे का वैसे बॉटल नहीं कैसा गैप है सर। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि पहले जो सीधा था ऐसा कि गाड़ी जाके कभी भी टकरा सकती है, उसको मैंने जो सुना है वो एमएन कि वो राउंड टाइप फेंसिंग करे, थोड़ा गोल टाइप, ताकि गाड़ी धीरे धीरे उस तरह से डन हो। तो काम पूरा जो भी वो कर रहे हैं जिसके अंदर एक्सीडेंट ना हो, इस प्रकार का प्रिकॉशन लेके बदलाव होने का शुरू होते वो भी शुरू होगा। दोस्तों, मीरा रोड में मेट्रो तो शुरू होने जा रहा है 3 अप्रैल को, लेकिन यहाँ 2 पार्टियां अपना अपना श्रेय ले रही हैं, प्रताप सरनाइक और नरेंद्र मेहता। नरेंद्र मेहता अपने बयान में क्या कहते हैं मेट्रो को लेकर के, सुनते हैं उनके जबान से। देखिए श्रेय नहीं, देखिए 100% श्रेय भारतीय जनता पार्टी का ब्रिज बनाने का निर्णय किसने लिया तो ठोक के बोलता भाजपा का है। लेकिन ब्रिज क्या था, ठहराव निकाल के देखिए आप। ब्रिज ये था कि टेक्निकल, वो ब्रिज गोल्डन नेस्ट पे लैंड करना था, वो ब्रिज गोल्डन नेस्ट पे लैंड करना था। ये ब्रिज का हमें ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि भाईंदर की समझो ब्रिज चालू हुआ तो भाईंदर की तरफ ट्रैफिक, मतलब हमें कि जूना पेट्रोल पंप अगर 100 गाड़ियाँ वहाँ से निकलेगी तो ब्रिज पे केवल 20 गाड़ियाँ चलेगी, 80 को नीचे से जाना पड़ेगा, क्योंकि मेजर ट्रैफिक जो इंद्रलोक और भाईंदर वेस्ट की तरफ जाता है, ऊपर तो 20 ही जाएगी, तो इस ब्रिज का फायदा नहीं होगा। लेकिन हमारे कुछ नेता थे जो ज़्यादा होशियार थे, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा लेके जाओ, भाईंदर वेस्ट में यहाँ से लेके जाओ, जहाँ पे महाराणा प्रताप जी का डॉक्टर बाबा अमृत पुतला है वो वहाँ से लेके जाओ, जो प्रैक्टिकल था नहीं, रोड छोटे थे और उस ब्रिज को ऊपर किया गया। आप समझ के चलिए, ये उसका हमने तो ओरिजिनल ठहराव देखिए, हमने महासभा ठहराव किया था, पहले खाली ब्रिज बनने वाले थे, उसके बाद ब्रिज नक्की कैंसिल करके नीचे ब्रिज ऊपर मेट्रो, ये हमारे कार्यकाल में हुआ है और ठहराव भी हमने ही किया है। तो इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं, श्रेय हमारा ही और किसी का नहीं है इसके अंदर। लेकिन 3 साल नगर पालिका नहीं थी इस कोविड के बाद, अब उधर, और दूसरा मैं भी नहीं था, सरकार भी नहीं थी उस समय, ये यहाँ के नेताओं ने उसको बदला। तो क्या माना जाए कि ये प्रशासन का फेलियर है और जनता के 100 करोड़ रुपए बर्बाद हुए इस ब्रिज के लिए? देखिए मैं आपको अभी कहता हूँ कि उस ब्रिज का आगे जाके कोई ना कोई तो हम फायदा लेंगे, लेकिन हुआ वो गलत है। और मैंने तो विधानसभा में कहा था कि इस चक्कर में 200 करोड़ का उन्होंने 600 करोड़ का बिल चिपका दिया है जय कुमार ने। ये किसके आशीर्वाद से चिपका है? अभी एसीएस उसकी इंक्वायरी मीटिंग कमेटी लगाई गई है, देखते हैं उसमें क्या मिलता है। मीरा रोड में एक तरफ सीमेंट की सड़कें बन रही हैं तो दूसरी तरफ से टूट भी रही हैं। क्या सड़कों की क्वालिटी खराब है या अधिकारियों की प्लानिंग सही नहीं है? आइए सुनते हैं एमएलए नरेंद्र मेहता की जबान से। आप भी जानते हो मीरा भाईंदर में जब हम डामर रोड थे, कोई ऐसा नहीं कह सकता है, आए दिन हर गली में तोड़फोड़ शुरू होती थी। नया रोड बनने के बाद भी 20 दिन बाद टूटता था। अब आप सीमेंट रोड जब भी हमने बनाए उसकी मेजर सर्विसेज हमने साइड में शिफ्ट की है, चाहे केबल हो चाहे पानी की पाइप हो, एकदम ही एमरजेंसी जहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पहले मान लो अगर 100 रोड टूटते थे तो अब केवल 4 या 5 ही टूटते होंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। सीमेंट रोड आपको तोड़ के, ये बहुत रेयर किधर मिला होगा कि सीमेंट रोड तोड़ने का काम चालू है। तो इस तरह से कम 95% रोड डैमेज करने का काम इस शहर में बंद हुआ है। लेकिन सर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? प्लानिंग फेल हो रही है, हर जगह पर अधिकारी फेल हो रहे हैं। फेल नहीं, अब ये भी हमने बनाया, इस पर भी बनाने का कुछ चेंजेस करना है कि प्रैक्टिकल चीज़ें कभी कभी आती है कि उसका कोई ऑप्शन नहीं है। सिंपल से आप बताइए, इतना बड़ा शहर है, कोई एक गली एक रोड नहीं है, उदाहरण दे रहा हूँ। अब कल कॉर्पोरेशन एक डिसीजन लेवे कि हमको इधर से एक कैमरा लगाना है, इधर से इधर केबल लेके जाना, कोई है नहीं ऑप्शन तो करना, लेकिन का कितना परसेंट? ये केवल मीरा भाईंदर तो नहीं ना, ऐसी कौन सी वास्तु जिसमें 2-5% चेंजेस नहीं आता है। आप भी स्टूडियो बनाओगे तो आप बोले नहीं ये बैकड्रॉप यहाँ लगना चाहिए, कुछ चेंजेस आना स्वाभाविक। खराब क्वालिटी की बात हो रही है। खराब क्वालिटी है तो रोड टूट चुकी है। खराब क्वालिटी है तो देखिए पहली बात है कि उसे तोड़ के उसी को रिपेयर करना पड़ेगा पहले तो, जिस कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात सही है। लेकिन खराब है तो तोड़ के ही रिपेयर करना पड़ेगा और उसी से करवाना पड़ेगा, फ्री में कराना पड़ेगा। यूं कह लें कि मीरा रोड का सुंदरीकरण किया जा रहा है, रोड के किनारे रेलिंग लगाई जा रही है, बट फेरी वालों का उस पे जम करके कब्जा हो रहा है। आइए सुनते हैं एमएलए नरेंद्र मेहता जी इस पे क्या बयान दे रहे हैं। ऐसे 1-2 जगह होगा, मैंने अभी कहा आपसे कि फेरी वाले को भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट देंगे और फुटपाथ पब्लिक को देंगे, उस दिशा में काम करेंगे। अभी आया है, थोड़ी सांस लेने। मीरा भाईंदर के सरकारी हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हो जाती है, वजह
चूहे की काटने के वजह से, और वहीं मीरा भाईंदर के एमएलए नरेंद्र मेहता उसे अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में हमारा काम ही करना, वचन है हमारा शहर को कि उस हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटीज हॉस्पिटल बना के अपग्रेड करना। अब उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं और आप देखेंगे कि एक साल के अंदर, जैसे अभी मैंने कहा कि सबसे पहले MRI बहुत महंगा है, आम आदमी कर नहीं सकता है, तो मैंने इसी अधिवेशन के अंदर CM साहब, डिप्टी CM, आरोग्य, इनसे अप्रूवल लेके MRI मशीन की कॉस्ट करीबन 8 करोड़ के आसपास है। वो मशीन आने वाले जल्दी हम लेंगे और ये जो हॉस्पिटल के अंदर जो बदलाव, इसके लिए मल्टी हॉस्पिटल के लिए हमें 100 करोड़ रुपए का निधि सरकार दे, ताकि इसके अंदर हम बहुत सारा बदलाव लाए। और आप देखिएगा, मैंने फिर कहा कि एक दिन में नहीं, लेकिन आपको बदलाव दिखना शुरू होगा। एक सवाल आज बीजेपी की तरफ से मीरा भाईंदर में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, तो उसमें लीगल और अनलीगल पे बात हुई। तो आइए सुनते हैं मीरा भाईंदर के एमएलए नरेंद्र मेहता जी ने क्या कहा। देखिए, एक चीज समझ के चलिए, हम कभी भी इलीगल को ये नहीं कहेंगे। इस शहर में अगर हम कहेंगे सब फेरी वाले कल जाने चाहिए इलीगल, तो जा सकते हैं क्या? प्रैक्टिकल बात करते हैं, उनको पर्याय व्यवस्था देनी होगी तभी जाएंगे। नहीं, सभी लोग कल से रोड पे इलीगल पार्किंग गाड़ियां उठा के, प्रैक्टिकल है क्या? उन्हें पार्किंग देनी पड़ेगी। हम उसको लीगल नहीं कह रहे, हम उसको पर्याय तब तक कह रहे जब तक हमको परमिशन नहीं दे पाते हैं जो भी। लेकिन शादी नहीं, संरक्षण ने, देखिए रूटीन कार्रवाई, कोई नया बनाने हम नहीं बोल रहे, हमने कोई नया बनाने नहीं बोला है। जो जुने हैं तो कौन से पहले तोड़ने चाहिए? मैंने कहा एक दिन में सब हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता है, तो पहले कौन से तोड़ो? जिसके किसी भी कारण से दूसरे को नुकसान हो सकता है, वो पहले सब निकालने चाहिए। उसके बाद एक एक करके पॉलिसी बनती जाएगी। एक दिन में सब प्रैक्टिकल होगा क्या? स्लम सारे इलीगल है, सब आज तोड़ सकते हैं क्या? अभी अभी आपने सुना फडणवीस साहब ने कहा कि मुंबई के बाहर के 2011 तक के सभी झोपड़े लीगल करते हैं एग्जाम, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है कि सबको निकाल के फेंक दे। अब मेरा एक विषय रह भी गया बजट के अंदर, मीरा भाईंदर के अंदर भी सरकार ने भी पॉलिसी बनाई है कि सारी जमीन जितनी भी स्लम की केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की, ये कॉर्पोरेशन को दी जाए। कॉर्पोरेशन उसको PPP मॉडल पे किसी भी तरह से सारा ज़्यादा से ज़्यादा स्लम रीडेवलपमेंट के अंदर जाने का प्रयास करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस साल में हम एक आधा प्रोजेक्ट तो शुरू कर लेंगे। BSUP को लेकर के मीरा भाईंदर के एमएलए नरेंद्र मेहता जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। BSUP के लिए अभी हम उसे पूरा करेंगे। गवर्नमेंट से हमने ऑलरेडी प्रपोजल, मैंने, अगर आपको बावन खुले साहब का मीटिंग 2 दिन पहले हुआ, उसके अंदर हमने कहा कि BSUP योजना ये केंद्र सरकार की निधि से होने वाला था। महानगर पालिका केवल 10% थे, लेकिन प्रोजेक्ट उस समय पे नहीं हुआ, हमारी सरकार नहीं थी उस समय, तो प्रोजेक्ट तो बंद हो गया और पैसा आना बंद हुआ। हाल ही में पिछली बार भी 40 करोड़ रुपए हमने लोन लिया, इस बार भी 110 करोड़ लोन ले रहे। लेकिन उसके अलावा भी, जैसे काशी मीरा नाके का है, वहाँ पे दफन इसके बाजू का, तो सरकार से हमने कहा कि हमको PPP मॉडल पे दीजिए, क्योंकि अभी FSI बड़ा है, तो हम थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर को, भाई इतना फ्लैट तुमको देंगे, बाकी का तुम हमारे लोगों को बना के दो, ताकि महापालिका का पैसा नहीं लगे और टाइम बाउंड प्रोजेक्ट पूरा हो। तर फेरीवाला क्षेत्र आणि ना फेरीवाला क्षेत्र याची विभागणी वगैरे कधी होणार? हे कसं आहे की ते आता कमिटी जी आपण केलेली आहे कोर्टाच्या गाईडलाईन प्रमाणे, ते कमिटी एकदा मान्य झाली की त्या कमिटीचं ठराव घेऊन तो महासभे पुढे येईल। म्हणजे ते कमिटी झाल्याशिवाय आता तो थोडा कठीण झालाय, कारण की कमिटी ऑलरेडी आपण काय बोलतो अपॉइंट केली आहे, पण त्याला मान्यता भेटलेली नाही। ते मान्यता झाल्यानंतर करता येईल। शिवार गार्डन अधिकृत बांधकामाच्या संदर्भात काय आहे? त्याचं मग त्याच्यामध्ये शिवार गार्डनचा विषय असा आहे की त्यामध्ये महापालिका आणि कमिशनर, म्हणजे पहिला कमिशनरच महापालिका होते, म्हणजे एका प्रकारचा महापालिकाने कन्सल्टंट करून त्याला निर्णय घेतला जो बेकायदेशीर आहे, मदत करण्याच्या दृष्टीने घेतला। त्यामध्ये आता परत कोर्टापुढे आपण कसं जायचं, म्हणजे पहिला महापालिका कोर्टापुढे गेली की आम्ही सेटलमेंट करतोय, आता परत महापालिका चालेल की आम्हाला सेटलमेंट मंजूर नाही, तर त्याला टेक्निकल ॲस्पेक्ट बघून काउन्सिलर बरोबर बैठक चालू आहे। आमचे तरुण शर्माजी, नगरसेवक भगवती शर्माजी यांनी सगळी माहिती केली, लीगल बरोबर चर्चा करतात आहे, कारण की शेवटी हा आता आमच्यापेक्षा कोर्टात परत जावं लागेल, कारण की कोर्टात आपण कन्सल्टंट केलं आहे, म्हणजे महापालिकेचा ठराव आम्ही करणारच, हे रद्द करा। मुद्दा असा आहे की त्यांनी जे अतिक्रमण
काही केलेलं आहे आणि त्याबरोबर महापालिकेने नोटीस बजावली. नाही, त्यामध्ये कमिशनर साहेबांचं असं म्हणणं होतं की साहेब एकदा तुम्ही महापालिका निर्णय घ्या, मग आम्ही त्याप्रमाणे कारवाई करू. सध्या मुख्यमंत्री साहेबांनी त्या कामाला स्टे दिले. स्टे म्हणजे ज्यावेळी नवीन परवानगी द्यायचं चालू होतं किंवा ॲग्रीमेंट काय, त्यावेळी मी साहेबांनी सांगितलं साहेब नुकसानदायक होईल, त्यावेळी त्याला स्थगिती देण्यात आली आणि मुख्यमंत्री सर्व आहे महाराष्ट्र राज्याचे, तर त्या स्टे प्रमाणे तर कमिशनर साहेबांचं म्हणणं आहे की साहेब एकदा आपण सभागृहात निर्णय घ्या, म्हणजे त्या दिशेने आम्ही काम करू. सर आपने अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात चलो अभी हिंदी में चलते हैं. हाँ, हिंदी में आएगा तभी हम कट करते हैं. पहला बात में आपसे बोला था कि जैसे हमारी सत्ता है कि पहले सभा में ठहराव करके दीवार गार्डन खाली किया जाएगा हाँ, पब्लिक के लिए. तो आपकी जानकारी के लिए जो आरक्षण का विषय है तो उसमें शिवार गार्डन भी है. अरे यार, सभा में दीवार गार्डन तो आया ही नहीं. अरे पहले का सभा में आरक्षण लिए हमने, तो उस आरक्षण के अंदर शिवार गार्डन भी है. उसका अभी तो मैंने कहा कि सब होमवर्क चल रहा है, मीटिंग चल रही है और जो 3 लोगों की समिति बने अभी, महापौर मैडम, गटनेता कांग्रेस के और सॉरी महाविकास आघाड़ी का है ना त्यांचं मीराबंदर आघाड़ी, वो कमेटी है. उसमें कोई हमारा बैकफुट नहीं है, कोई यूटर्न नहीं है. महापालिका को वो जगह वापस चाहिए. और आपने पहले ही सभा में टैक्स बढ़ाया, वो भी 66%. किस पे, इसमें से किस पे टैक्स बढ़ा बताओ? आपका बढ़ा? अरे आपका बढ़ा? बढ़ाएगा अप्रैल से लागू. अगर आपका बढ़ गया तो आपका जीवन पर टैक्स में भरूंगा. किसका बढ़ा एक तो बताओ, किस आदमी का बढ़ा? अरे एक ही मैंने क्या, यहाँ जितने बैठे आप, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके जिनका भी होगा, अगर टैक्स बढ़ गया तो बिल मैं आपका जीवन पर भरूंगा. ऐसा है. देखिए आप सुनिए मेरी बात. 3 साल से एडमिनिस्ट्रेटर था, 3 साल हम ये कहते हैं, लेकिन हमने पिछले 7-8 साल से हाउस टैक्स नहीं बढ़ाया. आप समझ बात को समझिए थोड़ा गंभीरता से. 8 साल में हाउस टैक्स नहीं बढ़ा. 8 साल में सभी एस्केलेशन बढ़े. आप समझ के चलिए, पगार बढ़ा, लाइट बिल बढ़ा, महापालिका के रास्ते बढ़े, महापालिका गार्डन बढ़े, महापालिका के वास्तु बढ़ी, सभी चीजें बढ़ी. तो स्वाभाविक है मेंटेन करने के लिए खर्चा भी बढ़ा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. अब टैक्स नहीं बढ़ा तो पैसे कहाँ से आएंगे? और अधिकतर महापालिका ने चुनाव के बाद टैक्स बढ़ाया. नवी मुंबई ने बढ़ाया, आपके मेरे ख्याल से वसई विरार ने बढ़ाया, उदाहरण दे रहा हूँ, सबने बढ़ाया. मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने कहा कि हमारे लोगों ने, इस शहर की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया, इसलिए हमें फिलहाल हाउस टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए. अब एक्ट में क्या लिखा है कि हर साल आप 10% तक बढ़ा सकते हो. एवरी ईयर 10% तक, क्यों 10% उतना एस्केलेशन रहता ही है. एग्जाम्पल, हमने तो एक भी नहीं बढ़ाया. हमने क्या कहा कि चलो जान दो, जो आने वाले समय में नई बिल्डिंगें बनेगी या नए बिल्डिंग, क्योंकि नए फ्लैट के रेट भी अलग है आपके फ्लैट के, तो वो जो आएंगे उसके ऊपर थोड़े नए रेट से टैक्स लो, इनको जूनियर रेट से लेने दो. तो क्या गलत किया? इस शहर में 31 जनवरी 31 मार्च तक जो भी व्यक्ति रहता है उसका 1 रुपया का 10 पैसा भी टैक्स, जो बिल आपका आ जा रहा है वही बिल आपका अगले साल भी आएगा. इसलिए किसी का टैक्स नहीं बढ़ा है. नया कोई व्यक्ति फ्लैट खरीदेगा और रहने आएगा तो उसको नया टैक्स लगाया जाए, तो ये हमने कहा. इसमें गलत क्या है? जो पतले रास्ते हैं उसको आप चौड़ा करने की बात कर रहे हैं. आप स्मार्ट फूड का, कोई स्मार्ट फुटपाथ का जो संकल्पना लेके आए हैं, जो रोड के अतिक्रमण उसके हटाने की बात कर रहे हैं. लेकिन जो फुटपाथ के ऊपर टोटल अगर देखा जाए तो इस समय 600 से ऊपर समथिंग है स्टॉल्स जो बने हैं, उसमें 100-150 इलीगल है, बाकी लीगल है. इसको क्यों नहीं हटाया जाता? देखिए, क्या ऐसा मतलब है, प्रशासन और राजनीतिक पार्टी? आप समझ के चलिए, बॉडी कभी है तो महापौर मैडम ने पद ग्रहण किया, तभी एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ. उनके पद ग्रहण के बाद एक सभा लेना तो 16 तारीख को पहली सभा हुई, 16 कैब को, उसके लिए बजट. किसी भी मैंने कहा कि 4-5 साल से बिगड़े हुए को समझ के करने के लिए 2-4-6 महीने लगेंगे कि नहीं लगेंगे? इसके प्लान है हटाने के? हमारा ये कहना है, और आज डंके की चोट पे कह रहा हूँ, बूथ किसे मिलना चाहिए कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है. अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज में आज कौन है? तो हम कहेंगे कि विकलांग. उदाहरण
विकलांग का आपको बताते हुए दुख भी हो रहा है। रहते हैं फ्लैट में और बूथ लिया है और दिया भाड़े पे, क्या हमने इसके लिए दिया क्या? इसके लिए दिया क्या? इसलिए हम चाहते हैं कि उस पॉलिसी में चेंजेस लाए। जो इकोनॉमिकली वीक है, भले वो विकलांग है, एक समझ के चलिए। मैं सभी के प्रति आदर कोई अलग एंगल से आप ना ले, हो सकता है बंगले में रहने वाला भी एक विकलांग है, लेकिन वो भी सोचेगा बूथ मिल रहा है तो मैं ले लूं और किसी को दे दूं, तो ये उचित नहीं है। हमने जिनको देना चाहिए वो, तो हम ये नियम अभी बना रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति ले रहा है अगर वही बैठेगा तो ही हम उनको देंगे। और ये भी कहा कि अधिकतर कार्रवाई को जाते हैं तो क्या होता है, नहीं मैं तो अभी बाथरूम गया था, मैं आज ही बाहर गया था, डॉक्टर के इस तरह के। तो हमने कमिश्नर साहब से कहा आप ऐसी पॉलिसी बनाइए, उस सर्टिफिकेट में 2 फोटो होने चाहिए कि अगर तुम किसी कारण से वहां नहीं हो तो तुम्हारे परिवार का कौन है, वाइफ बैठा है, बच्चा बैठा है, तो हमें समझ में आएगा कि चलो ये घर गया, खाना खाने गया है, बाहर गया, आज तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उधर तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। दूसरा, हमने दिया किस चीज के लिए, आप उधर बेच क्या रहे हो? तो ये भी मैंने क्या कहा आपको, इस बारे में कमिश्नर साहब को ऑलरेडी हमने सर्वे करने कहा है। चाहे विकलांग की बात हो चाहे चर्मकार की बात हो, ये दोनों के अंदर आप सर्वे करिए और आपको मैंने क्या कहा फर्क दिखेगा, आप समझ के चलिए। देखिए आप भी इतिहास गवाह, आप भी गवाह है, 14 से 19 तक के लिए हमको फ्री हैंड मिला था, जो वापस इस शहर की जनता ने दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार। आपको ये फर्क दिखेगा, रोड भी चौड़े होंगे, इस तरह के अवैध काम भी बंद होंगे। एक दिन में सब नहीं बदलेगा, लेकिन बदलेगा आवश्यकता। आप मिरौर स्टेशन को देखिए, हमने पूरा साफ किया था, हमारे जाने के बाद वापस वो नीचे कुछ लोग बैठ गए, उदाहरण दे रहा हूँ। भाईंदर वेस्ट पूरा साफ किया था, उसके सामने वापस कुछ लोग आ गए, उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये वापस से साफ सफाई होगी, शहर के सुंदरीकरण के साथ, शहर के साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं, शहर प्रगतिशील आगे बढ़े। सर, ते उत्तरमध्ये घनकचरा प्रकल्प आहे, त्याच्यावर बायो मायनिंग, बायोगॅस काही प्रकल्प आहे, समोर आपण कोट्यवधी रुपये खर्च केले पण रिझल्ट काही आलेला नाही। काय का आता तिकडे बायो मायनिंगचं जे जुनं डम्पिंग होता, त्या बायो मायनिंग टाइमवर न झाल्या त्या वेळोवेळी त्यामध्ये आग लागायची, जे उत्खननाची खंत होती। उदाहरण सांगतो की शेवटी वारंवार किती दिवस आपण त्यांना आम्हाला दिला। यावेळी आम्ही लोकांनी एक नाही तर 3 कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट केले, एक बंद झाला तरी 2 चालू आहे, उदाहरण सांगतो। तर आमची पूर्ण तयारी, गरज पडल्यास अजून 3 करू, टाइम बाउंड काम कसं ते करता येईल त्या पद्धतीने त्या दिशेने आहे, कारण की एवढा मोठा बॅकलॉग आहे। परंतु पहिल्यापेक्षा मी काय बोललो, एका दिवसात बदलू शकत नाही। पहिला काय एक होता, तो कधी बोलतो बंद आहे, आता त्यांच्यात पण आपसात कॉम्पिटिशन झालं, कारण की टेंडर घेतलं नाही घेतलं दुसरा रस्ता करून जाईल, मग ते लोकांनी पण आपसात कॉम्पिटिशन, गरज वाटलं तर अजून 1-2 अपॉइंट करू, पण ते लवकरात लवकर आम्ही संपू, जेणेकरून जो आगीचा प्रश्न आहे तो संपेल आणि दुसरा जो आपला डे टू डे कचरा आहे तो डे टू डे विल्हेवाट झाला पाहिजे, त्या दिशेने। सर हिंदी में ले लीजिए। सर्व पत्रकार बंधूंचं स्वागत। आज या पत्रकार परिषदेला उपस्थित आपले शहराचे प्रथम नागरिक डिंपल मेहता, डेप्युटी मेयर किशोरजी, आमचे स्टँडिंग चेअरमॅन असुन आहेत। आज 2-3 विषयावर पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत हे मेसेज जावं यासाठी आपण सर्वांना बोलवलं, आपण आले त्याबद्दल धन्यवाद। सर्वात पहिला, मीरा भाईंदरला मेट्रो हा 2019 अखेरला काम सुरू झाला। 2017ला ज्यावेळी देवेंद्र फडणवीस साहेब महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला आले होते प्रचाराला, त्यावेळी त्यांनी सांगितलेलं आम्ही मेट्रो सुरू करू, आणि 19ला नरेंद्र मोदी साहेबांचं हस्ते याचा भूमिपूजन झाला। 19 अखेरला इलेक्शन, आपल्याला माहिती आहे इलेक्शनचं 8 दिवसापूर्वी तो काम सुरू झाला होता। मधल्या काळात कोविड आला आणि नंतर काम सरकार बदललं, डिले झालं, आणि आता सर्वजण आतुरतेने वाट बघत की मेट्रो कधी चालू होईल। काशीगाव ते दहिसरपर्यंतचं आमचं पूर्ण रूट रेडी आहे, आणि काशीगाव ते भाईंदर वेस्ट असे 2 प्रकार आहेत। आता 3 तारखेला माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी वेळ दिलेला आहे। माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, इतर मान्यवरांच्या हस्ते ह्याचा लोकार्पण होणार आहे, आणि मेट्रो हे प्रत्यक्ष 3 तारखेला भाईंदरवरना काशीगाव स्टेशन तिकडनं सुरू होतील आणि दहिसरपर्यंत जातील। दहिसरला इंटरचेंजेस करून ते जात आहेत। ही मेट्रो पुढे अंधेरीपर्यंत कनेक्ट होणार आहे, येणाऱ्या 4-5 महिन्यात तोही प्रश्न सुटेल।
आणि भाईंदर वेस्टपर्यंत अखेर डिसेंबरपर्यंत ही मेट्रो वेस्टपर्यंत घेऊन जायची पूर्ण MMRDAची मानसिकता आहे. तर आपण सर्वांसाठी महत्त्वाचा आनंदाची बाब आहे, कारण की मेट्रो फक्त या यात्रींसाठी तर फायदेशीर होणार, परंतु हा शहराचा दर्जा वाढणार आहे. शहराप्रती लोकांचं, नागरिकांचं, इतर शहर लोकांचं आपल्याप्रती बघण्याची भूमिका बदलेल की हा शहर प्रगतिशील शहर आहे, विकसित शहर आहे आणि मेट्रो मुंबईपेक्षा मीरा भाईंदर मेट्रो आल्यानंतर मुंबईपेक्षा कमी नाही, अशा प्रकारचा एक मेसेज जाणार आहे की या शहरामध्ये ह्या सर्वच काही आहे. तर 3 तारखेला आता वेळ आली, हे कार्यक्रम आज संध्याकाळी किंवा उद्या सकाळी या सुट्टी असते हा कार्यक्रम येतील सर की कसं हा कार्यक्रमची रूपरेखा. इतर पण उद्घाटन आहे जे ठाणा आपलं घोडबंद ठाणा येऊरला जो टनल आपण बांधतो त्याचंही भूमिपूजन होणार आहे. बाकी इतर मुंबईचे, कल्याणचे हेही सुद्धा, पण मीरा भाईंदर संबंधित एक हे आणि एक टनल. ठाणा जायला आज ट्रॅफिकमध्ये खूप अडचण निर्माण होते. हा टनल पूर्ण झाला की याचंही आपल्याला एक 20 मिनिटात आपल्याला ठाण्याला पोहोचता येईल. अशा प्रकारचं उद्घाटन सोहळा 3 तारखेला मान्य मुख्यमंत्री व इतर मान्यवरांच्या हस्ते होणार आहे. तर ही बातमी आपल्या माध्यमातून द्यायची होती. अनेकदा पत्रकार परिषद, पत्रकारांचं काही पत्रकारांचं बोलता येईल ते लाईव्ह शूटिंगसाठी महासभेमध्ये त्यांचं आग्रह असतो आणि नाही दिलं की त्याला वेगवेगळे अर्थ लावतात. बघा, एक प्रकारे तो मीरा भाईंदरचं संसदच आहे आणि त्या ठिकाणी मीरा भाईंदरचे भविष्यातले सगळे निर्णय होतात. एकूण महाराष्ट्रामध्ये जेवढ्या महापालिका आहेत त्यामध्ये आतापर्यंत आम्ही माहिती कुठे चालू आहे त्याची अजून कुठेही आम्हाला एकही माहिती आलेली नाही. शासनाचं धोरण काय, नियम काय, करायचं की नाही. शेवटी करायचं असेल तर ते महापौर त्या सभागृहाचे कस्टोडियल आहे, परंतु हा निर्णय सभागृहाने घ्यावा लागेल की करायचं की नाही करायचं आहे. तर शेवटी कोणी एका व्यक्तीने सांगून किंवा महापौर सांगून तसं होणार नाही. महापौर निर्णय घेऊ शकतात, पण तो करायचं की तर हा परत सभागृहाचा निर्णय. परंतु या कारण का आली बंदी करायची, पहिले इकडे काही पत्रकार पाहिजे तसं त्याला सोयचं शूटिंग करायचं, बाकी सोडायचं. म्हणजे आपण जसं बोलतो की नेगेटिव्हिटी फास्ट ट्रॅव्हल होते, म्हणजे नेगेटिव्ह खाली टाकायचं, पॉझिटिव्ह टाकायचंच नाही, हे आपणही बघितलं आणि त्यामध्ये वेगळं मेसेज शहरात जातो. तिसरी गोष्ट, ज्यावेळी रेकॉर्डिंग करतात मागे शिवीगाळ चालू असतात, त्या मोबाईलमध्ये तेही रेकॉर्ड होतात. म्हणजे आपण आपली जी चर्चा करतो ते त्या लाईव्हचं माध्यमातून जातो आणि हे अशोभनीय आहे. कारण शहराचे प्रथम नागरिक बसलेले आहेत, महिला सदस्य आहेत आणि तुम्ही मागे किंवा इतर लोक जे गॉसिप करतात ते सगळं त्या रेकॉर्डिंगच्या माध्यमातून चाललेलं आहे. हे बरोबर नाही आहे. आणि लोकशाहीमध्ये आम्ही विविंग गॅलरी आणि पत्रकारची गॅलरी का केली आहे की पारदर्शकता व्हावं. तिथे स्पीकर सुद्धा आला, शब्दने शब्द तुम्हाला ऐकायला येते की तुम्हाला आम्ही सभागृहामध्ये काय चर्चा होते. परंतु काही लोकांना विशेष कारणाने, विशेष कामासाठी विशेष काहीतरी शूट करायचं आणि बदनाम करायचं, असं हे चालू शकत नाही. आणि ज्यावेळी हे करायचं असेल तर महापालिका आपली व्यवस्था उभारेल, तिकडनं तुम्ही ते इनपुट घ्या. तुम्ही कोणी येईल शूट करेल तसं चालणार नाही. अनेकदा त्यामध्ये 50% पेक्षा जास्त महिला सदस्य आहेत. उदाहरण सांगतो, कोणी कसंही बाहेर फोटो घेईल, हे शोभेल का, योग्य आहेत का? नक्कीच योग्य नाही. पण आपल्याला सुद्धा विनंती आहे, आपण त्याला व्यक्तिगत न घेता, तो सभागृह आणि उच्च स्थान आहे, त्याला आपली एक मर्यादा आहे. आता मी विधानसभेत जातो, मला माझा विधानसभा फोटो सुद्धा घेता येत नाही किंवा मोबाईलवर बोलता सुद्धा येत नाही, कारण ती सभागृहाची गरिमा आहे. तुम्ही आज पण बघितलं का, कोणी संसदमध्ये आपला फोटो काढून टाकलं किंवा विधानसभेत आपला फोटो सुद्धा खेचता येत नाही, आम्हाला सुद्धा येत नाही, आम्ही सदस्य असू त्या सभागृहामध्ये. उदाहरण सांगतो, तर त्याने आपली मर्यादा आहे, ही मर्यादा ठेवली पाहिजे. लोकांनी त्याला वेगळे वेगळे अर्थ लावले. आणि पत्रकारांना खास विशेष हे आहे की तुम्ही सुद्धा या शहराचा नागरिक आहे. अशा कुठल्याही महापालिकेत अजून झालेला नाही आहे. कोणी येईल, कसे शूट करेल आणि काढेल आणि टाकेल. कोणी इलिगली करत असेल, पहिला बघा थोडंफार दाल में नमक चलता था, आता पण ते अति व्हायला लागलं म्हणून ही बंदी आणावी लागली. ह्याचं पण करता येईल तर भविष्यात नक्की याचा विचार केला जाईल. तर आपल्याच विनंती याला वेगळा अर्थ लावून. तिसरा राहिला प्रश्न बजेटचं. आमचे स्टँडिंग चेअरमॅननी सर्व पक्षांचे सदस्य, गटनेता ह्यांच्याबरोबर बजेट फायनल केलं स्टँडिंगमध्ये आणि सर्व पक्षांनी एक मताने तो बजेट मंजूर केलं. त्यामध्ये काँग्रेसचे गटनेता होते, शिवसेनाचे सदस्य होते आणि भाजपचे होते.
3 दिवस तो बजेट चालला का 1 दिवस नाही चालला. आणि मी काल ऐकलं की ते इतर पक्षाचे काही मनमानी है, ये है, वो है, मी ठराव करके ला रहे. तुम्ही इकडे एक मताने मंजूर कर, तिकडे काय विरोधात ठराव कसं करणार? इकडे तुम्ही एक मताने मंजूर कर, तिकडे विरोधात ठराव कसं करणार तुम्ही? तोच पक्ष, मग त्या पक्षाच्या घटनेचा फायदा काय झाला? उदाहरण सांगतो, आम्ही त्यांचा चर्चा करतो, सर्वांनी एक मताने मंजूर केलं. आणि खरं म्हणजे हा बजेट मी आमचे स्टँडिंग चेअरमॅन, महापौर यांचं सर्वांचं अभिनंदन करेन, आमच्या सर्वांचं सदस्यांचं. आम्ही यावर्षी बॅलन्सिंग बजेट केलं. बॅलन्सिंग शब्द का वापरतोय की गेल्या 3 वर्षात पूर्ण महापालिका विस्कटलेली होती. विस्कटल्याची व्याख्या काय? जिकडे पैसे खर्च नाही करावे तिकडे खर्च झाले, जिकडे पाहिजे तिकडे केले नाही, उत्पन्नाचा नवीन स्रोत शोधले नाही, मग टॉयलेट बरोबर नाही, तुम्ही तरी किती फोटो टाकले, रस्ते बरोबर नाही, खड्डे खूप आहे, शाळात शिक्षण बरोबर नाही. म्हणून यावेळी आपणही समजतात की एकदा 3 वर्ष तुमचं कुठलंही कामकाज हे हातातनं बाहेर गेलं की परत त्याला आणायला 4 महिने लागेल ना. एका दिवसात काय जादूगर आहे का ते होईल तसं? तरी मी परत सांगतो, महापौर मॅडम, चेअरमॅनचं मनापासून अभिनंदन करेन की उत्तम. त्यामध्ये आम्ही जास्त भर दिले शिक्षावर. यावेळी शिक्षण क्षेत्रात आम्ही दर्जा वाढवणार आहे. मग डिजिटल क्लासेस असेल, एखादा सांगतो, मग एखादा लायब्ररी असतील, ज्या प्रायव्हेट स्कूलमध्ये जे जे देतात ते करणार. काही स्कूल आम्ही क्लब करू, बस सर्व्हिस आम्हाला करायची इच्छा आहे, कारण की काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी आहे आणि मॅनपॉवर खूप जास्त लागतो. तर ज्या ज्या ठिकाणी क्लब करता येईल, जिकडे विद्यार्थ्यांना त्रास होता कामा नये, असं सॅम्पल म्हणून आम्ही हे करणार आहे. दुसऱ्या बाजूला आम्ही स्पेशल जे दिव्यांग मुलं आहेत ते स्पेशल या मीरा भाईंदरमध्ये 4000पेक्षा जास्त, ज्याला आपण मतिमंद म्हणतो स्पेशल मुलं, एकही शाळा नाही आहे. त्यासाठी या वर्षी आम्ही शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, तेही आम्ही करतोय. तिसरं, CBSE शाळा ही करायची होती, परंतु या शहराचा अनुभव असा आहे की ज्याला आम्ही काही वस्तू दिली तरी त्या वस्तूला आपली मालकी समजून त्याची वाट लावली. म्हणजे JV मॉडेलवर जागा आमची चालवायचं तुम्ही. एकाच वर्गामध्ये आम्ही एक संस्था अपॉइंट करणार, ज्या संस्थेला टर्म्स अँड कंडिशन के 50 एक्झाम, आता तो टेंडर आल्यावर माहीत पडेल, 50% प्रायव्हेट मुलं, 50% महापालिकेची मुलं. म्हणजे एकाच वर्गामध्ये दोन्ही मुलं असतील, महापालिकाचे आणि प्रायव्हेट, त्यांना तोच शिक्षण मिळेल जो प्रायव्हेट विद्यार्थ्यांना मिळतो. आणि त्याला आम्ही पैसे घेणार नाही, देणार नाही. आमचे विद्यार्थी एवढे तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये शिकवायचे. 50%मध्ये तुम्ही तुमचा खर्च चालवण्यासाठी उत्पन्न करा. या दिशेवर तेही आम्ही CBSE मॉडेलची शाळा सुरू करणार आहे. कारण की आपल्या सर्वांना माहिती आहे अनेक ठिकाणी इंग्लिशमध्ये ते बरेचसे आमचे विद्यार्थी पटसंख्या का कमी झाली, ते आता इंग्लिश शिक्षण संस्था सर्वात जास्त पसंत करतात. तर त्याने जे सामान्य व्यक्ती आहेत त्यांना असं देता येईल का, या दिशेने आम्ही काम घेतलेलं आहे. बस सेवा आम्हाला सुरुवात करायची आहे. टॉयलेटची आवश्यकता खूप जास्त बिस्किट आहे. यावेळी पहिल्यांदा आम्ही 10 करोड रुपये महापालिका आणि आतापर्यंत 2 करोड रुपये दिले. मी सुद्धा 10 करोड शासनाकडे 20-25 कोटी रुपये ही खाली फक्त आम्ही शौचालयावर आता खर्च करणार आहे. आमची मानसिकता पूर्ण आहे की कमीत कमी 100 नवीन शौचालय बांधायचे आणि बाकी दुरुस्ती करायचे. या दिशेने आम्हाला जेवढं फंड लागेल टप्प्याटप्प्याने आम्ही करणार आहोत. बऱ्याचशा महत्त्वाच्या रस्त्यावर शौचालय नाहीत आहेत, त्या ठिकाणी आम्हाला करता येईल का? उदाहरण सांगायचं, काशीमिरापासून चेकनाकापर्यंत, जे आपल्या काशीमिरापासून नाक्यापासून आपलं फाटकपर्यंत उदाहरण सांगतो, इकडनं जाताना उत्तनपर्यंत, या कुठेही रस्त्यावर काही शौचालय नाही. कधी काही लग्नी जायचं असेल काय असेल तर त्यासाठी जागा शोधून त्या ठिकाणी सुद्धा आम्ही निर्माण करणार आहोत. पार्किंग आणि मार्केट ही व्यवस्था सुद्धा खूप बेकार झालेली आहे. तर जास्त आता एक मिरावड स्टेशन, एक रामदेव पार्क व इतर ठिकाणी पार्किंग लॉट आम्ही उभे करणार आहोत. मिरावड स्टेशनला मल्टिपल पार्किंग आणि इकडे मल्टिपल पार्किंग. इकडे रामदेव पार्कला करणार, खाली मार्केट वरती पार्किंग. या पद्धतीने ज्या ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध आहे मार्केट आणि पार्किंग, त्यासाठी जेवढे पैसे लागतील आम्ही देऊ. कारण की सध्या ही परिस्थिती रस्त्याची सुद्धा वाईट आहे. फेरीवाल्याला बसायला जागा नाही, पार्किंग करायला कारला जागा नाही. फेरीवाल्याला मार्केट मिळावं, लोकांना रस्ते मिळावं, या दिशेने आम्ही सर्व जे लिगल फेरीवाले आहेत त्यांना ॲडजस्ट करू आणि इललिगल फेरीवाल्याला आम्ही या शहरातला कमी करणार. मग ते बांगलादेशी असू द्या, रोहिणी असू द्या की इतर शहरातले असू द्या,
मीरा भाईंदरचे फेरीवालाला न्याय देण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. या कारण जेवढे रस्ते नॅरो आहेत किंवा ज्या रस्त्यावर एन्क्रोचमेंट आहे ते आम्ही 100% एप्रिल 10 तारखेपासून सुरुवात करणार आहोत. की ज्या रस्त्यावर मग एखादा गाले असतील, एखादा वास्तू असतील, त्यांचं पुनर्वसन करून त्यांना न्याय देऊन नागरिकांसाठी रस्ते कसे मोठे करता येईल हे आम्ही बजेटमध्ये आम्ही प्रोव्हिजन केलेलं आहे. तर या दिशेने अनेक कामं आहेत की आपल्याला नक्की मी एवढंच सांगू इच्छिन की आपल्याला 1 वर्षात फरक नजर येईल की या बजेटच्या माध्यमातून मोठ्या प्रकारात बदल केला. गार्डनमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात माती एक जण टाकतोय, झाडं एक जण लावतोय, सिक्युरिटी एक जण करतोय, लाईट आम्ही सर्व समावेश करून पहिला तर या शहराच्या विकासाला CSR फंड खाली तरी मेंटेन करावं, जेणे महापालिकाचा खर्च कमी होईल. अशा प्रकारचा महापौर मॅडम, आयुक्त साहेब आम्ही सर्वजण या शहराच्या विकासाला एक बैठक घेऊन त्या सर्वांना सांगणार की एक गार्डन तुम्ही ॲडॉप्ट करा. शिक्षण संस्था मोठे जे आहेत, जे मोठी संस्था आहे त्यांना सुद्धा आम्ही सांगणार की तुम्ही एक शाळा ॲडॉप्ट करा. तुम्ही खर्च करू नका, पण कमीत कमी शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी तुम्ही करा. तर या 2 दिशांनी सुद्धा आम्ही मोठ्या प्रमाणात काम करणार आहे. कारण की हा रोपवे महोत्सव आहे, त्यावर काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न आहे. जास्त रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सोसायटीमध्ये कशी करता येईल, सोलार कसे लावता येईल, वीज आणि पाणी वाचवण्यासाठी महापालिका येणाऱ्या मीटिंगमध्ये ते त्यांना सबसिडाईज काय करू शकतात, महापालिका किती बॅन करेल, त्या दिशेने काम करणार की हे दोन्हीकडे आम्ही प्रोत्साहन देणार की सोसायटीने जास्त सोलार लावावं आणि आपल्या रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जास्त करा, जेणेकरून आपल्याला पाणी वाचवता येईल. या दिशेने सुद्धा आम्ही या मीरा भाईंदरमध्ये काम करणार आहे. परिवहनची इलेक्ट्रिक बसेस हे सुद्धा आम्ही या वर्षात घेणार आहे. परिवहन सेवा सुद्धा आम्ही सुधारणा करणार आहे मोठ्या प्रमाणात. काही सिमेंट रोड आता मागे आम्ही 500 कोटी लोन घेतलं, यावेळी सुद्धा आम्ही 90 कोटी तरतूद ठेवली, परंतु ह्याच्यात भागणार नाही. या शहरातला विकासकाला विनंती करून TDR मार्फत आम्ही जास्त रस्ते सुद्धा विकसित करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत की ते आम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट रस्ते मिळावं, जेणेकरून हा शहरची स्पीड लवकर पुढे जावी. हा झाला महापालिकातर्फे. राज्य शासनातर्फे सुद्धा यावेळी MRI मशीन ती मंजूर झाली. आता त्याचा आता फंड ॲलोकेशन वगैरे म्हणून येणाऱ्या 4-6 महिन्यात MRI मशीन भाईंदर वेस्ट हॉस्पिटलमध्ये ते आम्ही सुद्धा चालू करणार आहे. इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो अर्धवट तिसरा मला बाकी आहे त्या ठिकाणी NSU असेल, असतील, हे सुद्धा आम्ही यावर्षी चालू करणार आहोत. या शहरामध्ये जेवढे आरोग्य केंद्र आहे तिकडे आयुष्यमान आपले काय सेवा केंद्र, आरोग्य केंद्र या माध्यमातून बऱ्याच ठिकाणी डॉक्टर किंवा औषध उपलब्ध नाही, त्या दिशेने आम्ही काम करणार आहे की सर्व आरोग्य केंद्रामध्ये या औषध आणि डॉक्टर उपलब्ध झाला पाहिजे. त्या दिशेने पण लागलं तर मानधनावर आम्ही सगळं घेऊ, परंतु आरोग्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची कॉम्प्रोमाइज करणार नाही. आता राज्य शासनाने मीरा भाईंदरचा रोड सुद्धा मंजूर केला आहे. 270 कोटी समथिंग 260 कोटी आहे. त्याच आपला काशीमीरा नाक्यापासून आपला महाराणा प्रताप पुतला हा रस्ता, उत्तरचा रस्ता सुद्धा मंजूर आहे. जो बदला पाहिजे बाकी राहिलेला तो साधारण 60-65 कोटीचं आहे. ते MMRDA याच वर्षी येणाऱ्या 4-6 महिन्यात तोच काम चालू होऊन जाईल पावसानंतर. आणि हाही काम जेसलपाक घोडबंदर लिंक रोड शासनाने सांगितलं होतं की आपण जागा मँग्रोव्हसाठी कोर्टाने सांगितलं इतर ठिकाणी मँग्रोव्ह लावा. बैठक झाली, शासनाने पूर्ण मानसिकता केली. मँग्रोव्हसाठी जागा दिल्यावर जेसलपाक घोडबंदर लिंक रोड ह्याचंही आम्ही टेंडर याच वर्षी काढणार आहे. अशा अनेक महत्त्वाची कामं जी रखडलेली होती ती कामं आम्ही हाती घेऊन करणार आहे. या मधल्या काळात तुम्हाला माहीत आहे की भारतीय जनता पक्षाने एक आंदोलन केलं होतं, गार्डन बचाव, प्लेग्राऊंड बचाव. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात शासनाचा निधी आला. काही ठिकाणी गार्डनमध्ये स्विमिंग पूल चालू आहे, प्लेग्राऊंडमध्ये कुठलं तरी भवनचं काम चालू आहे. त्या सगळं जे इलिगल आहे त्याला ज्या रेग्युलाइज करता येईल तर रेग्युलाइज करू, जे रेग्युलर नाही करता येणार ते रद्द करू. आपण बघा या 3-4 वर्षात एकही गार्डन आणि एकही प्लेग्राऊंड हा निर्माण कोणी केलं नाही. पैसे 1000 रुपये आले, पण त्या गार्डन आणि प्लेग्राऊंडमध्ये आवश्यकता नाही तशा प्रकारची वास्तू चालू सुरू केली. म्हणजे उदाहरण सांगितलं, आम्ही पाणी घेतं कमीत कमी 5-6 ठिकाणी स्विमिंग पूल चालू आहे, आमच्याकडे 2 आहेत तेच चालू होत नाही, चालत नाही. कारण की आता बऱ्याचशा कॉम्प्लेक्समध्ये स्विमिंग पूल आहे ते आहे, व्हायला पाहिजे, पण ते एवढी गरज नाही की 6-6 स्विमिंग पूल या शहरामध्ये काही सध्या गरज आहे ॲज ऑन टुडे. त्याच्यापेक्षा महत्त्वाच्या गोष्टी गरजेच्या आहेत ते आम्ही निर्माण करणार आहे.
तर काही कामाला नाईलाज ते रद्द करावे लागणार आहेत. ते निर्णय महापालिका घेतील अशा प्रकारचं एक सुंदर बजेट निर्माण केलं आहे. शासन या बजेटचा पाठीशी आहे. माननीय मुख्यमंत्री नेहमी मीरा भाईंदरवर प्रेम केलं आहे. ज्या ज्या वेळी ते आले ते मीरा भाईंदरला काही ना काही देऊन गेले आणि मला विश्वास आहे की माझं सरकार या शहराला जे लागणार आहे ते सर्व देणार आहे. आणि महत्त्वाचं कार्यालय आता छोटा पडायला लागलं आहे. आता एकदा आम्ही केलं होतं SK स्टोनला, पण ते कोर्टमध्ये मॅटर असल्याने तो रखडला. दुसरा नंतर गेला तो तिकडे JPचा, पण ती जागा छोटी पडणार आहे, तो प्रॅक्टिकल होऊ शकत नाही. म्हणून यावेळी बजेटमध्ये तरतूद केली. मॅगडीच्या समोर महानगरपालिकाचं आरक्षण आहे, त्याचा आम्ही लवकरच टेंडर काढणार आणि त्या प्लॅनिंग केल्यानंतर येणाऱ्या 3 महिन्यात त्या कामाला प्रत्यक्ष इमारतीचं काम 100% जागा आमच्या ताब्यात आहे. म्हणून आम्हाला कुठे जायची गरज नाही. बजेटला आम्ही तरतूद केलेली आहे. नवीन महापालिका इमारत यावर्षी आम्ही बांधणार आहोत. हे आपल्याला आम्हाला आजच्या बैठकीच्या माध्यमातून माहिती द्यायची होती. मॅगडी समोर ते नाही आपला स्टार बाजारच्या बाजूला तो आरक्षण पूर्ण महापालिकेचा. आता दहिसरचा जो रूट आहे तो लिंक रोडवरनं त्या साईडलाही जातो, आपलं DN नगरला, आणि या साईडलाही जातो. आता तिकडनं त्याने जिकडे जायचं ती ट्रेन घ्यायची आहे, पण आपली कनेक्टिव्हिटी हे पुढे होणार आहे. तर हे क्रॉसिंग वगैरे झाल्यानंतर हे मी माहिती घेतली, ते येणाऱ्या 4-6 महिन्यात ते सुद्धा सुरू होणार आहे. म्हणजे फक्त आपण दहिसरपर्यंत जाणार ना, डायरेक्ट जाऊ शकतो का अंधेरीपर्यंत? आता आज सध्या जे आत्ता चालू होतं त्याच्यात जाऊ शकणार. दहिसरला बदली करावी लागेल. आपण भविष्यात 2 लाईन आहे ना, 7 नाही, ते दहिसरचा चालू नाही आहे. बघा ती लाईन भविष्यात आता अंधेरीपर्यंत क्लिअर म्हणजे अंधेरीपर्यंत पुढे कनेक्ट झाला की ते पुढे पण जाणार आहे. ऐकून घ्या, मेट्रो काय दहिसरपर्यंत केलेली नाही आहे. हा मेट्रो भविष्यात असंही बोलू शकतो की नरिमन पॉईंट पर्यंत जाईल. उदाहरण आजचं ज्या ज्या रूट क्लिअर होतं तसंच आपण चालू करत चालणार. आणि काशीगाव ते भाईंदर पर्यंत जे राहिलेले आहे ते किती टक्के काम झालं? या डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल. राज्यात अनेक महापालिकांची स्वतःचे पाण्याचे धरण आहे. पाणी म्हणजे मूलभूत गरज. आपण नियोजन काय केलं पाण्याच्या धरणासाठी? त्या पाण्याचं धरण उपलब्ध भेटत असेल तर आम्ही आजही घ्यायला तयार आहोत. या आपल्या शहराचा लागून आजूबाजूला कुठेही धरण नाही आहे की जे आपण घेऊ शकतो. पण बनवू शकत नाही. धरण बनवायला आपल्याकडे तशी फिजिबिलिटी नाही आहे. आपण तिन्ही बाजूला समुद्र आहे आणि होल्डिंग पण होऊ शकत नाही. नॅशनल पार्कला डोंगर उतारायचा. हा, नॅशनल पार्कला अलाव करत नाही. सर, सूर्या पानी परियोजना की क्या अपडेट वगैरह है कि उनका जुलाई तक का पूरा उनका तैयारी शुरू करने का काम. हाईवे पे कुछ काम बाकी था. विषय मेयर मैडम ने मीटिंग ली, हाईवे के परमिशन दिया, फिर भाईंदर के अंदर परमिशन बाकी था. हमारा दिल्ली दरबार से होटल से लेके काशीपुरा तक वो भी 1.5 करोड़ रुपया भर के हाईवे दोनों परमिशन रुका के रखा था. पुलिस ने इसलिए रुकाया था, पहले ब्रिज का काम हो तो हमने बोला नहीं चलेगा, पहले आप ये काम करो. और वो सारे परमिशन दिए. सभी को डेडलाइन जुलाई की दी गई कि जुलाई को पानी शुरू होना चाहिए. सर, आता तुम्ही जो विषय काढला की रेन वॉटर आणि सोलर प्रोजेक्टला टॅक्समध्ये रिबेट आपला ऑलरेडी ठराव मंजूर आहे तसा, परंतु त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करण्यात एवढ्या अडचणी होतात. परवा मी उपमहापौर सभाच्या केबिनला बसले असताना केशव सुट्टीवाले आलेले होते. त्यांना जी रिन्युअल करायचं असतं, जे त्यांनी प्रोजेक्ट ऑलरेडी बसवलेले आहे त्याला परमिशन असते, त्याचं रिन्युअल करायचं असतं. ते रिन्युअल देता चक्र मारून हैराण झाले. रहिवासी सोसायटी प्रस्ताव देतात की आम्ही हे बसवलेलं आहे तर आम्हाला टॅक्स मध्ये रिबेट द्या, पण महापालिका देत नाही. नाही, आपलं म्हणणं 100% खरं आहे. आम्ही जे महापालिकेचं धोरण आहे तो आहे या सिल्वर जुबली इयर म्हणून म्हणजे रौप्य महोत्सव म्हणून विशेष बाब म्हणून आम्ही त्याच्यापेक्षा अजून पुढे जाऊन सबसिडीचा निर्णय घेणार आहोत. आणि जे आपण सांगितलं तेही आम्ही काय होतं रिन्युअल त्या पॉलिसी इझी कशी करता येईल किंवा 3 वर्ष देता येईल का अशा प्रकारचा निर्णय घेऊ. प्लस ज्या अडाणी आपल्याकडे अडाणी पॉवर आहे, टाटा पॉवर आहे, त्यांच्याबरोबर काही संगनमत करून त्यांना आपल्याला काय बोलायचं ते करू. महापालिकेच्या जेवढ्या वास्तू असतील, गार्डन असतील, प्लेग्राऊंड, त्याला आपल्याला सोलार खाली आणता येईल का, CSR फंड देऊन अशा एक दिशेने नक्कीच की आपण बघणार की आम्ही हेही बोलत नाही की एका वर्षात सगळं बदलेल, पण कमीत कमी हे आम्ही करून दाखवणार की काही महापालिकेच्या वास्तू सोलार खाली आली. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सर्व गार्डनमध्ये, प्लेग्राऊंडमध्ये सर्व ठिकाणी आम्ही करणार आहोत की या 100% ते झाले पाहिजे. पण ज्या ठिकाणी पाणीच उपलब्ध नाही आहे किंवा खारा पाणी येतो तो विषय वेगळा, पण ज्या ठिकाणी उपलब्ध आहे 100% आम्ही करणार. जिकडे हार्वेस्टिंग तिकडे हार्वेस्टिंग, जिकडे बोरवेल तिकडे बोरवेल. हिंदी में स्टेट पार्कच्या रहिवाशांना नुकसान भरपाईचा निर्णय झाला का? नाही, ते बघा त्या दिशेने काल महापौर मॅडमनी बैठक लावली होती. त्या बैठकीमध्ये
एका दिवसामध्ये सगळं साफ करता येईल का, तर आम्हाला विचारलं तर नाही. म्हणजे उदाहरण सांगायचं असेल की लग्नाचं मंडप काढायला गेले, ज्यांचे लग्न ठरलेले होते ते सगळे आमच्याकडे आले. साहेब माझं आता उदाहरण सांगतो, कोणाचा हनुमान जयंतीचा कार्यक्रम आहे, कोणाचा महावीर जयंतीचा कार्यक्रम आहे, कोणाचं लग्न ठरलेलं आहे. म्हणून ज्या मंडप अशी नक्की आहे त्यांना महापौर मॅडमने सांगितलं 1 महिन्याचा आम्ही टाइम देतो. परंतु 100% मंडप हे शहरातनं काढलं तर लोक लग्नाला कुठे जातील, म्हणून 100% शक्य आहे का नाही. मग त्यामध्ये फायरची पॉलिसी करून भविष्यात समजा बॅड लक आग तरी लागली तरी एका व्यक्तीला नुकसान होता कामा नये. म्हणजे फायरचं रेंज कुठपर्यंत जाऊ शकते त्या पद्धतीने 100 फूट लांब पाहिजे, 200 फूट लांब पाहिजे, 300 फूट लांब, तशा प्रकारची पॉलिसी महापालिका करते. गोडाऊन असतील तर गोडाऊन हे शहराच्या बाहेरच असले पाहिजे, कारण की गोडाऊन डेकोरेटर असेल तर गोडाऊन असणारच आहे. आपण मी असं बोलणार की उद्यापासून सगळे मीरा भाईंदरचा बाहेर जा, हे शक्य नाही. परंतु गोडाऊन अशा ठिकाणी म्हणजे जिकडे लोकवस्ती नाहीये, म्हणजे बॅड लक काय झालं आणि त्याच्यामध्ये पण फायरचे नॉर्म्स कंडिशन टाकून जे करता येईल ते करू. गॅरेजेस अशा जेवढे ज्यामध्ये आग लागू शकेल, फर्निचरचं दुकान असेल उदाहरण सांगतो, तर तो किती लांब असावा, पण जे बिल्डिंगला लागून आहे ते 100% आम्ही काढायला सांगतो.